वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 10वीं की परीक्षाएं उत्तीर्ण करके उसके पश्चात 11वीं क्लास में आए हैं। आप सबका स्वागत है। आपने इतिहास में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अब 11वीं कक्षा से हम उसे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अन्य विषयों के साथ साथ आपने एक और महत्वपूर्ण विषय चुना, इतिहास, जिसका आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने हिस्ट्री के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हटा दिया गया है इस सत्र के लिए, इस सेशन के लिए। आइए हम सेकंड चैप्टर से अपना शुरू करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा विश्व में प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में आपने सुना। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में सुना। तो देखते हैं हम, ये सारी सभ्यता जो है ये नदियों के किनारे विकसित हुई है। नदियों के किनारे जैसे हम बात करें तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, जैसे हम बात करें ह्वांगहो नदी जो है उसके किनारे चीन की सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी प्रकार दजला और फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि नदी घाटी सभ्यताएं कि कैसे हमारी आरंभिक जो सिविलाइजेशन है वो नदियों के किनारे विकसित होती थी। क्योंकि नदियों से उनकी आवश्यकता की सारी चीजों की पूर्ति होती थी। उन्हें पीने के लिए जल, उन्हें पशुपालन के लिए जल, उन्हें बाद में जब वो कृषि करने लगे उसके लिए जल, नदियों को परिवहन के तौर पे इस्तेमाल करना, नदियों के किनारे जो पत्थर मिलते हैं उनसे अपने टूल्स बनाना, नदियों के किनारे जो पेड़ पौधे जंगल है उन वेजिटेशन से अपना जीवन यापन करना, यानी प्रारंभिक मानव की लगभग सभी आवश्यकताएं नदियों से पूरी होती थी। इसी कारण से पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई। ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ये भारत में विकसित हुई थी, जिसको हम अगली क्लास 12th में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप टाइटल देख रहे हैं लेखन कला और शहरी जीवन। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ज्ञात है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न क्या है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 8 मार्क्स के क्वेश्चन, इसी के साथ साथ पैसेज और मैप क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो 1 मार्क्स से कई क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए बड़े क्वेश्चन तो बनते हैं कि पूरे वीडियो में आप गौर से देखिए तो 1 मार्क्स से बहुत सारे क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया जो है उसकी उत्पत्ति मानी गई है, ये यूनानी शब्द, इसके 2 पोर्शंस देख लीजिए, मेसोस प्लस पोटेमोस, यानी मेसोपोटामिया जो है वो 2 यूनानी शब्द हम कहें मेसोस प्लस पोटेमोस से बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य, पोटेमोस का अर्थ है नदी, यानी नदी के मध्य। यानी इसका मतलब है यहाँ हम देखें नदियों के मध्य कौन सी 2 नदियां, दजला और फरात नदियों के मध्य विकसित होने वाली सभ्यता को हमने कहा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा चैप्टर इसी सभ्यता के बारे में है। इसकी उत्पत्ति हमने देखी। हम जनरल शॉर्ट में देखें कि सभ्यता की विशेषता क्या है। हम इस पूरे चैप्टर में क्या देखेंगे, तो इसकी विशेषताएं, ये अपनी संपन्नता के लिए विशेषताएं या महत्व आप कह सकते हैं। ये अपनी संपन्नता यानी प्रॉस्पेरिटी के लिए फेमस थी। ये अपनी लेखन कला के लिए फेमस थी। साथ ही साथ शहरीकरण के लिए भी जानी जाती है। इसी के साथ साथ गणित व खगोल
मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी जो है, यानी इन सब में उल्लेखनीय जो प्रगति है वो हमें देखने को मिलती है, जो इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1840 के दशक में क्या हुआ, यहाँ उत्खनन जो है वो प्रारंभ हुआ बड़े स्तर पे। तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। 1840 का दशक और मेसोपोटामिया। देखिए स्टूडेंट्स, 1840 के दशक में यहाँ क्या हुआ, विस्तृत पैमाने पर उत्खनन शुरू हो गया। उत्खनन यानी पूरा जो स्थल है, प्राचीन जो स्थल है, उनकी खुदाई शुरू हो गई और इतने विस्तृत पैमाने पे हुआ कि भारत में तो शायद ही किसी साइट पर इतने विशाल पैमाने पर इतने लंबे समय तक खोज चली होगी। लेकिन यहाँ जो है विश्व स्तरीय लोगों की रुचि बनी रही और अनेक यूरोपीय जो पुरातत्वविद हैं उनके द्वारा भी यानी बड़े पैमाने पे खुदाई हुई। और खुदाई कहाँ हुई, इसके प्रमुख शहरों का जिक्र हम आगे करेंगे, आगे विस्तार से पढ़ेंगे हम। उरुक और मारी, इन शहरों में बड़े पैमाने पे खुदाई हुई और हमें साक्ष्य क्या प्राप्त हुए, बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, जैसे हजारों की संख्या में मिट्टी की पट्टिकाएं जिन पे वो अपना लेखन कार्य करते थे। इसी के साथ आभूषण, औजार और सैकड़ों इमारतें भी मिली, बड़ी कई इमारतें मिली जो इनकी कहानी कहती हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 1840 के दशक में विस्तृत पैमाने पर यहाँ उत्खनन शुरू हुआ। यूरोपीय और अन्य जो पुरातत्वविद हैं उनकी भी रुचि यहाँ बढ़ी और इतने बड़े पैमाने पे उत्खनन या इतने लंबे समय तक यहाँ खुदाई जो हुई, ऐसा एग्जाम्पल भारत में शायद नहीं मिलता। तो इससे इस सभ्यता के बारे में परत दर परत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस सभ्यता में जो यूरोपीय हैं उनकी रुचि बनी हुई है, तो उसके साक्ष्य या उसके रीजन क्या है। यूरोपियों का संबंध या रुचि किसमें, मेसोपोटामिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान के इराक गणराज्य में है। इराक जो है वो पश्चिमी एशिया जो महाद्वीप है, यानी एशिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में ये मौजूद है और यूरोप एक अलग महाद्वीप है। तो यूरोप के लोगों को भी इसमें रुचि बनी रही। ये किन बातों से प्रूव होता है, तो पहली चीज, यूरोप में बेसिकली ईसाई धर्म के मानने वाले रहते हैं, क्रिश्चियनिटी। तो उसका पवित्र ग्रंथ है बाइबल। तो बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट, उस ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें एक शब्द का उल्लेख किया है शिमार। उसमें एक शब्द का उल्लेख है शिमार, जिसका अर्थ है सुमेर जो है, सुमेर वो ईंटों से बने शहरों की भूमि है। यानी कुछ इतिहासकार जो हैं, यानी इतिहासकारों के अकॉर्डिंग जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो असीरियाई सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोन सभ्यता, इन तीनों का कलेक्टिव रूप मेसोपोटामिया की सभ्यता माने जाती है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेनेसिस में एक वर्ड का उल्लेख है शिमार, जिसका अर्थ है सुमेर जो है ईंटों से बने शहरों की भूमि है। यानी इनकी बुक, यूरोप की बुक में मेसोपोटामिया के जो सुमेरियन सभ्यता है, सुमेरियन जो शहर है,
उनके बारे में चर्चा है। दूसरा हम देखें तो यूरोप के जो विद्वान हैं, यानी यूरोपीय विद्वान और जो यात्री आदि हैं, उनकी क्या मान्यता है कि मेसोपोटामिया को वो क्या मानते हैं, अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। ओके। तीसरा देखिए, बाइबल में एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? बाढ़ की कहानी। कैसे पृथ्वी नष्ट हो गई और कैसे जीवन सुरक्षित रहा, बाढ़ की कहानी है। और यही कहानी मेसोपोटामिया जो है, उस मेसोपोटामिया का जब उत्खनन किया तो उसके ग्रंथों में और मिट्टी की जो पट्टिकाएं मिली हैं, उन पर इस कहानी का उल्लेख है, बाढ़ की कहानी का। ठीक, ये बाढ़ की कहानी क्या है? ये कहानी है कि पूरी पृथ्वी पर जब जल प्लावन आ गया, बाढ़ आ गई और पूरी पृथ्वी नष्ट होती नजर आने लगी, उस स्थिति में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, नोह का, और उस व्यक्ति ने क्या किया, एक बड़े से जहाज, नाव का निर्माण किया और सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा उसमें रख लिया। और उस बाढ़ के बाद भी वो नाव और वो सब जोड़े सुरक्षित रहे, जिससे आगे पृथ्वी पर जीवन का सृजन हुआ। तो इस तरीके से ये कहानी बाइबल में भी है और साथ ही साथ इस कहानी का उल्लेख मेसोपोटामिया की पट्टिकाओं और ग्रंथों में भी मिलता है। तो इतिहासकार कहते हैं कि इनका आपस में रिलेशन था, इसीलिए यूरोपवासी जो हैं उनकी इस मेसोपोटामिया सभ्यता को ये महत्व देते हैं, इनकी इसमें रुचि है। आइए हम देखते हैं मेसोपोटामिया का भूगोल कि किस तरह से वहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी, क्या सिचुएशंस थी, लोगों के ऑक्यूपेशंस क्या थे वगैरह। मेसोपोटामिया का भूगोल। तो डियर स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया आप नक्शे में देख पा रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लंबा ज्यादा है, यानी उसकी चौड़ाई की कंपैरिजन में लंबाई थोड़ी ज्यादा है। तो इसके बेसिकली पूर्वोत्तर हिस्से, उत्तरी हिस्से, दक्षिणी हिस्से के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा हम देखें पूर्वोत्तर, जो इसका क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भाग। इसी के साथ हम देखेंगे उत्तरी भाग और सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका दक्षिणी भाग। पूर्वोत्तर जो भाग है वो ऊंचा नीचा और हरा भरा मैदानी क्षेत्र था और यहाँ कृषि जो है, यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, प्रमुख जो व्यवसाय है वो क्या था? कृषि था। क्योंकि यहाँ कृषि के लिए पर्याप्त वर्षा जो है वो होती थी। यहाँ 7000 बीसी से लेकर 6000 बीसी के मध्य कृषि करने के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ कृषि की जाती थी। अब देखिए उत्तरी भाग को हम देखें। जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग बेसिकली कृषि जो कहें उच्च भूमि थी। उच्च भूमि बेसिकली स्टेपी जो घास के मैदान थे, ग्रास लैंड्स, वो यहाँ पाए जाते थे। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका प्रमुख पेशा क्या था? प्रमुख पेशा पशुपालन था। चूंकि घास के मैदान है तो पशुपालन। यहाँ लगभग 1100 बीसी के लगभग असीरियाई जो लोग हैं, असीरियाई लोगों ने हमला किया और यहाँ अधिकार कर लिया और तब से इस क्षेत्र को असीरिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार उत्तरी भाग। अब हम देखें दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग कैसा था? दक्षिणी भाग जो है वो रेगिस्तानी था। यहाँ वर्षा की कमी थी और इसी क्षेत्र जो है दक्षिणी भाग को ही सुमेरिया, और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ बेबीलोन एक बड़ा प्रसिद्ध शहर बन गया, तो बाद में इसे बेबीलोन के नाम से भी जाना जाने लगा। तो हम बात करें कि जो दक्षिणी भाग है उसकी सबसे मेन विशेषता क्या थी? प्रमुख विशेषता, उसकी प्रमुख विशेषता थी
कि यहाँ सर्वप्रथम नगरीकरण हुआ। सर्वप्रथम नगरीकरण या शहरीकरण, यानी सबसे पहले शहरों की स्थापना हुई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सबसे पहले नगरीकरण यहाँ कैसे हुआ, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि नगरों का बेस क्या बने, अच्छा उत्पादन। तो अच्छा उत्पादन कैसे होता था, यहाँ तो बारिश भी नहीं होती है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो देखिए, हम देखें कि यहाँ उच्च उत्पादन के कारण फैक्टर्स क्या थे, यानी इतिहासकार कहते हैं कि अपनी जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी इसके साथ की, उन सभी समकालीन सभ्यताओं में सबसे ज्यादा यानी सबसे उच्च उत्पादन यहाँ होता था। यहाँ के प्रमुख पेशे कृषि और पशुपालन दोनों हैं। साथ ही साथ ये पशुओं के उत्पाद भी तैयार करते थे, और इसी के साथ ये रेगिस्तानी क्षेत्र था तो यहाँ खजूर भी बड़ी मात्रा में मिलते थे, वो भी इनके भोजन का हिस्सा थे, और नदियों से इन्हें मछलियां भी प्राप्त होती थी। तो यहाँ हमने जनरली देखा कि दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है, वर्षा की कमी है, लेकिन फिर भी, और यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं, नदियों से मछलियां भी प्राप्त करते हैं, खजूर भी प्राप्त करते हैं, और यहाँ का उत्पादन उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें सबसे हाई था। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि यस, यहाँ तो बारिश कम होती थी, मिट्टी रेगिस्तानी थी, तो कैसे? तो हम देखते हैं ये छोटा सा टॉपिक कि इसका रीजन क्या था। उत्पादन के उच्च स्तर होने के या उच्च उत्पादन होने के रीजन, कारण, फैक्टर्स क्या थे? तो इसके रीजन है दो। पहला है पर्याप्त जल और दूसरा है उपजाऊ भूमि। पर्याप्त जल और उपजाऊ भूमि, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ दजला और फरात दो नदियां थी। उन दो नदियों से कभी उनमें बाढ़ आती तब उनकी धाराएं बनती, या कभी ज्यादा पानी होने से उनकी धाराएं बनती। इन धाराओं से नहरें निकाली जाती और सिंचाई के लिए इनका यूज किया जाता। ठीक है। उपजाऊ भूमि, जब दजला फरात जो है वो उत्तरी क्षेत्र से आकर निचले क्षेत्रों में बहती, और कभी कभी जब उसमें बाढ़ भी आ जाती, तो ऐसी स्थिति में वो अपने साथ जो जलोढ़ मृदा लाई है, उपजाऊ जो मिट्टी है, उस उपजाऊ मिट्टी को क्या करती, अपने साथ मैदानों में उसको बिछा देती थी। तो इस प्रकार वहां मैदानों में उसको बिछा देती थी, यानी इस प्रकार वहां की जो जमीन है वो अत्यधिक उपजाऊ बन गई, क्योंकि नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है उसकी परत उस पर स्थापित हो गई। यानी दक्षिणी भाग में ज्यादा उत्पादन बहुत अच्छा होने के रीजन थे दजला फरात जो नदियां हैं उनसे पर्याप्त जल और उन्हीं से उपजाऊ मिट्टी जो है वो बिछा दी जाती थी। इसी के कारण यहाँ उत्पादन का बहुत ही अच्छा स्तर होता था। अब देखिए, उत्पादन का अच्छा स्तर है, हमने अभी पढ़ा कि यही सबसे पहले नगरों का विकास हुआ। तो नगरों के विकास होने के क्या कारण थे वो भी हम देख लें। देखिए, प्राकृतिक उर्वरता, व उत्पादन के उच्च स्तर किस तरह से शहरीकरण के लिए उत्तरदायी थे। प्राकृतिक उर्वरता यानी नदियों ने लाकर वहां बिछा दी उपजाऊ मिट्टी और उत्पादन अच्छा हुआ, ये शहरीकरण के लिए कैसे उत्तरदायी थे? तो पहली चीज कि यहाँ के जो गांव थे ना, गांव समृद्ध थे। गांव समृद्ध थे तो गांव में शहरों के भरण पोषण की क्षमता थी। भरण पोषण की क्षमता मतलब शहरों में रहने वाले लोगों को विभिन्न अनाजों, खाद्यान्न और अन्य चीजों की जो आवश्यकता होती है, सारी चीजें जो निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं शहर में वो पैदा नहीं कर सकते। तो वो जो अन्य कार्य कर रहे हैं, वो जो खुद पर्याप्त अपने वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं,
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता गांवों में है, यानी गांव शहरों का भरण पोषण करने में सक्षम है। क्यों? गांव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है। दूसरा हम बात करें कि जो गांव है यानी जनसंख्या की वृद्धि हुई, वो भी हम देख सकते हैं इसमें कि जब गांव में उत्पादन ज्यादा हो रहा है, उत्पादन पर्याप्त कहते हैं या ज्यादा, तो लोगों को पर्याप्त भोजन और पोषक तत्व मिल रहे हैं और इसी के चलते धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या की वृद्धि हुई। जनसंख्या की वृद्धि हुई तो परिणामतः है शहरीकरण जो है, शहरीकरण में भी वृद्धि हुई। ठीक है, किसी एक निश्चित क्षेत्र में लोग आके बस जाते हैं, जनघनत्व बढ़ जाता है और धीरे धीरे शहरीकरण का विकास होता है। तीसरा हम देखें जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन। देखिए जो गांव है, गांव में क्या होता है, गांव में उत्पादन, अत्यधिक उत्पादन होता है। ठीक है, यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन। तो अत्यधिक उत्पादन है तो गांव के लोग क्या करते हैं, आवश्यकता के बाद जो बच गया अधिशेष, उस अधिशेष को वो शहरों में भेज देते हैं। ठीक है, शहरों में भेजते हैं। अब जब शहरों में भेजते हैं तो अलग अलग स्थानों से आए अलग अलग खाद्यान्न और वस्तुओं के संग्रहण और उसके वितरण की जो व्यवस्था है वो भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये नई आर्थिक गतिविधियां विकसित होती हैं और धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ बढ़ते चले जाते हैं। लोगों की बसावट जो है यहाँ बढ़ती चली जाती है। शहर क्या है? शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं जहाँ लोग रोजगार प्राप्ति के लिए गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यहाँ बहुत सारी गतिविधियां होती हैं और लोग यहाँ रोजगार प्राप्ति के लिए, लाभ के लिए निवास करते हैं। तो इसी तरह की एक और जो गतिविधि है, एक और जो एक्टिविटी है वो यहाँ होती है संग्रहण और वितरण। जो अलग अलग क्षेत्रों से आई जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करना और बांटने के लिए जो व्यवस्था डेवलप की है उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है और धीरे धीरे देखते देखते शहरों का विकास हो रहा है। अब देखिए शहरों की बात आई तो हम देखें कि जो शहर है, शहरों की मेन विशेषता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन शहर व श्रम विभाजन आप लिख सकते हैं। श्रम विभाजन, देखिए श्रम विभाजन जो है वो शहरों की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, कैसे? शहर क्या है आपको बताया मैंने कि व्यक्ति किसी भी अपने आर्थिक लाभ या अन्य किसी उद्देश्य से जब एक ही स्थान पर क्या होता है, लोगों का बसना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ वहाँ जनघनत्व बढ़ जाता है तो धीरे धीरे वहाँ शहरीकरण की शुरुआत होती है। तो शहरों में जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर नहीं थे। ठीक है, शहरों में जो लोग हैं उनमें आत्मनिर्भरता नहीं थी, यानी वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर थे। श्रम विभाजन का मतलब है कोई भी व्यक्ति वहाँ आत्मनिर्भर नहीं है, वो एक दूसरे पे निर्भर है। परस्पर निर्भर है किस चीज के लिए? या तो वस्तुओं के लिए या सेवाओं के लिए। ठीक, वस्तुओं और सेवाओं के लिए या तो वो शहर के या गांव के किसी भी व्यक्ति या समुदाय या वस्तुओं पर वो निर्भर है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा हम देखें कि जैसे एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाला व्यक्ति है, कारीगर है। ठीक है, तो पत्थर की ये जो मुद्रा बनाने वाला कारीगर है इसे सिर्फ एक ही ज्ञान है, इसकी विशेषज्ञता, इसे सिर्फ एक ही चीज का नॉलेज है, नक्काशी करने का कि पत्थर को कैसे शेप देनी है और मुद्रा बनानी है। बल्कि इसे आवश्यकता किस किस चीज की है? इसे आवश्यकता है पत्थर की, और पत्थर भी विभिन्न प्रकार के पत्थर,
ठीक। इसी के साथ इसे औजार चाहिए और अन्य सामग्री। तो अब ये जो चीजें हैं, ना तो उसे पत्थर का पता कि पत्थर मेसोपोटामिया में कहाँ है, या वो किसी दूसरे देश से आयात किया जाता है, तो उसे व्यापार का भी ज्ञान नहीं है। ना ही उसे औजारों का पता है कि औजार जो है उनके लिए धातु कहाँ से आती है, फिर औजार कैसे बनते हैं और मुझे कहाँ से प्राप्त होंगे, और साथ ही साथ अन्य जो विभिन्न वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार पत्थर की मुद्रा बनाने वाला व्यक्ति केवल उसी में एक्सपर्ट है, पत्थर की मुद्रा बनाने में, लेकिन बाकी चीजें उसे और बाकी जो लोग हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। अब इसी में हम देखें औजार। औजार निर्माण करने वाला जो कारीगर है उसे क्या चाहिए? जैसे कांसे के औजार बना रहा है तो उसे कांसा चाहिए या कोई भी धातु चाहिए। साथ ही साथ उस धातु को बनाने के लिए भी उसे उपकरण चाहिए, उस औजार को बनाने के लिए भी उपकरण चाहिए, और इसी को बनाने के लिए उसे ईंधन की भी आवश्यकता है। तो इन सब चीजों के लिए वो क्या है? दूसरे पर निर्भर है। तो इस प्रकार श्रम विभाजन जो है वो शहरी जीवन की विशेषता है। इसका मतलब ये है कि जो शहर है उनमें रहने वाले लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंड है अपनी वस्तुओं के लिए, अपनी सेवाओं के लिए। चूंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, लेकिन बाकी जो है उनके लिए वो परस्पर निर्भर है और उससे कलेक्टिवली वो शहर की गतिविधियों को अंजाम दे पा रहे हैं। तो इस तरह से शहरों में एक संगठित समुदाय जो है, संगठित समुदाय की आवश्यकता महसूस होने लगी, और इस तरह से ये जो संगठित समुदाय है, संगठन है, ये अस्तित्व में आए। ठीक है, तो हम देखते हैं इन संगठनों को। शहरों में ये जो संगठन है, शहर और सामाजिक संगठन लिखते हैं या अकेला संगठन भी लिख सकते हैं, सामाजिक संगठन। ठीक, और इनका महत्व देखिए, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया जो है उसमें शहरीकरण हुआ। दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में शहरीकरण हुआ। ठीक है, और बहुत सारे शहर हैं, उरुक, मारी वगैरह, और इन शहरों में संगठनों का, सामाजिक संगठनों का उदय हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों था? इसका क्या रीजन है? पहला हम, यानी इसका क्या फायदा है, क्यों इनकी आवश्यकता थी, हम देखते हैं। पहला हम बात करें तो संग्रहण व वितरण। संग्रहण और वितरण मतलब आपको ध्यान होगा कि जो गांव है, गांवों से क्या होता था? अधिशेष कहाँ जाता था? शहरों में। अब शहरों में जो अनाज या कोई भी जो अन्य खाद्यान्न आए हैं उनको संग्रह करना और जब जहाँ आवश्यकता है वहां वितरण करना, इसके लिए किसी एक समुदाय संगठन की आवश्यकता है जो उसको मैनेज कर सके। तो इसलिए इन संगठनों का महत्व बढ़ गया। दूसरा हम देखें तो संगठित व्यापार और भंडारण। अभी मैंने आपको बताया कि जो शहर हैं, शहरों में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, क्रियाकलाप जो हैं उनके सेंटर्स हैं। तो बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं मेसोपोटामिया के दूसरे भागों से या दूसरे देशों से उन्हें मंगाना पड़ता है। तो इस तरह से इतने दूसरे देशों से विभिन्न वस्तुओं का आयात करना, निर्यात करना, इन सब चीजों का लेखा जोखा, यानी ये जो चीजें हैं इनके लिए बहुत ही एक सिस्टमेटिक व्यवस्था की, एक सुव्यवस्था की जरूरत पड़ती है। ऐसे ये सुव्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस तरह से ये मैनेज नहीं हो सकती इसके बिना। इसलिए भी ये जो सामाजिक संगठन है इनकी आवश्यकता थी। ये सब चीज मैनेज करके रखते थे, किस देश से क्या मंगाना है, क्या निर्यात करना है। साथ ही साथ हम देखें तो तालमेल बैठाना। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो शहर हैं, शहर की प्रमुख विशेषता क्या है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन मतलब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी सेवाओं के लिए, सेवाओं और वस्तुओं के लिए दूसरे पे निर्भर है। तो शहर में श्रम विभाजन है, जैसे
मुद्रा, पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर देना, औजार देना, औजार निर्माण करने वाले को धातु देना, ईंधन देना। तो शहर की विभिन्न जो एक्टिविटीज हैं उनमें तालमेल बैठाना, कब किसको क्या चाहिए, कितनी मात्रा में देना है, कब कहाँ से क्या चीज कलेक्ट करनी है, तो ये तालमेल बैठाने का काम भी ये जो संगठन थे इनके द्वारा संचालित किया गया। या हम कहते हैं इस व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए भी हमें इस तरह के संगठनों की जरूरत थी। साथ ही साथ हम बात करें लिखित रिकॉर्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया के विदेशों से व्यापार होते थे। ठीक, विदेशों से व्यापार होते हैं, साथ ही साथ आंतरिक व्यापार भी है। इन सब चीजों को नियमित चलाने के लिए, इसकी उन्नति के लिए कि आगे बेहतर तरीके से चलती रहे, सिस्टमेटिक चलती रहे, इसके लिए इन सब का लिखित रिकॉर्ड भी रखा जाना जरूरी था। और इस लिखित रिकॉर्ड के लिए क्या किया गया, लिखित रिकॉर्ड के लिए लेखन कार्य, जो हम आगे पढ़ेंगे, पट्टिकाओं के माध्यम से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। तो इस तरीके से हमने देखा शहर जो है उनमें श्रम विभाजन मेन विशेषता थी। साथ ही साथ शहरों में सामाजिक संगठनों का महत्व बनता है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उनकी होने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, ये हमने विभिन्न पॉइंट देखे। अब देखिए जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसका व्यापार हम देखते हैं। विदेशों से इसका व्यापार होता था। मेसोपोटामिया और व्यापार, ये आप लिख सकते हैं आयात निर्यात। तो देखिए मेसोपोटामिया जो है वहां, मेसोपोटामिया का विदेशों से जो व्यापार था वो बहुत ही प्रगतिशील था। और मैं आपको बता दूं भारत की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे भी इनका व्यापारिक रिलेशन थे। तो यहाँ प्रचुर मात्रा में बहुत सारी चीजें तो प्रचुर मात्रा में होती थी, जैसे खाद्यान्न कह दें, खाद्यान्न बड़ी मात्रा में थे, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजों की कमी थी, जैसे खनिज संसाधन, जैसे लकड़ी, जैसे विभिन्न प्रकार के पत्थर और धातु, इन सब चीजों की कमी होती थी। तो इनका ये सारी कमी ये कैसे पूरा करते थे, विदेशों से आयात करके। तो इनका व्यापार होता था ईरान, तुर्की और जो खाड़ी पार देश हैं उनसे इनका व्यापार होता था। ये आयात क्या करते थे, जिन चीजों की कमी है, देखिए जो लकड़ी है यहाँ पोपलार और खजूर जैसी लकड़ी होती थी जो मजबूत नहीं होती थी रथ बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए, पहिए बनाने के लिए, इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग लकड़ी की जरूरत थी। और पत्थर, धातु और बाकी खनिज संसाधन इन्हें औजार, उपकरण, आभूषण और अन्य चीजों के लिए जरूरी थे। तो देखिए आयात किस चीज का करते थे, ये आयात करते थे सीप, सोना, चांदी, कांस्य, विभिन्न प्रकार के पत्थर और जो धातु हैं, धातु मैंने आपको विस्तार से बता दी। लगभग इन चीजों का ये आयात करते थे। और निर्यात मैंने बताया आपको, निर्यात ये करते थे कृषि उत्पाद, चूंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता था, और कपड़ा, इन दो का ये निर्यात करते थे। अब व्यापारिक मार्ग कौन सा था, व्यापारिक मार्ग था यानी ये जिसका प्रयोग करते थे वो प्रसिद्ध जल मार्ग था। फरात नदी से होते हुए जल मार्ग के द्वारा ये व्यापार करते थे और इसे विश्व मार्ग की संज्ञा भी दी गई है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो मेसोपोटामिया है उसके उत्खनन से लेकर उसके व्यापार, उसकी भौगोलिक स्थिति, वहाँ दक्षिण भारत में सबसे पहले नगरीकरण हुआ, तो जो नगर कैसे विकसित हुए रेगिस्तानी क्षेत्र होते हुए भी, कैसे वहाँ समकालीन सभ्यताओं से भी ज्यादा उत्पादन होता था, और साथ ही साथ कैसे वहाँ नगरों का विकास हुआ दक्षिणी क्षेत्र में, और उनके विदेशों से कैसे संबंध थे, ये सब चीजें हमने देखी। और शहर और शहरों की जो मेन विशेषता थी श्रम विभाजन, और शहरों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक संगठनों का उदय।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये हिस्ट्री का 11th क्लास का पहला चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अपने बुक्स को आप कई बार पढ़िए। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।